सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो और ना मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने के लिए मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। ताइवान के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आंखों की किरकिरी बन गए। चीन ताइवान को हमेशा अपने कब्जे में करने की कोशिश करता रहता है और वो उस पर अपना हक भी दिखाता है। यही वजह है कि ताइवान पर हक वक्त चीनी हमले का डर सताने लगा है। लेकिन अब ताइवान ने भी चीन से लोहा लेने का मन बना लिया है। इसलिए ताइवान की राष्ट्रपति ने देश के युवाओं के लिए 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी है। यानी अब ताइवान का 18 साल का हर युवा 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेकर जरूरत पड़ने पर देश की सरहदों की रखवाली करेगा और चीन से लोहा भी लेगा। इसका मतलब साफ है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ताइवान कब्जे वाला सपना पूरा नहीं होगा। ये रिपोर्ट देखिए। चीन से लड़ने के लिए हर साल 1 लाख नए फाइटर्स तैयार करेगा ताइवान। ताइवान के सभी नागरिकों को लेनी होगी अनिवार्य मिलिट्री ट्रेनिंग। अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से चीन चिढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ताइवान और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। हालांकि ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा कि कोई युद्ध नहीं चाहता, न ही ताइवान के लोग, न ही सरकार और न ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। लेकिन ताइवान को अपनी सुरक्षा को और पुख्ता करने की जरूरत है। राष्ट्रपति साई वेन ने कहा कि उन्हें युद्ध रोकने के लिए युद्ध की तैयारियों पर जोर देना चाहिए। देखिए, ताइवान जो है उनके लिए चीन एक सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि चीन की अभी जैसे 20वीं कांग्रेस हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी की, उसमें भी यही कहा गया था कि किसी भी तरह से हमें ताइवान को वापस मेनलैंड चाइना में मिलाना है। तो ये उनके लिए हमेशा एक खतरे का घंटी है जिसको कहते हैं, और उसकी तैयारी के लिए उनको, चाहे वो अमेरिका के साथ या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, ताइवान अपनी सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा महत्व देता है। इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रांग मुल्क है, तो इसलिए ये आवश्यक होता है कि लड़ती तो फौजें ही हैं। बता दें कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग सुपर पावर बनने का सपना लंबे अरसे से देख रहे हैं और उनकी विस्तारवादी नीति किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि चीन का भारत समेत 17 देशों से सीमा को लेकर विवाद है, जिसमें ताइवान भी शामिल है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और लगातार उस पर कब्जा करने की कोशिश भी करता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच विवाद चरम पर है। यहां तक कि चीन ने रविवार को ताइवान की समुद्री सीमा पर 47 लड़ाकू विमान भेज दी। इसके बाद ताइवान भी चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए अब अपनी सैन्य क्षमताओं को और बढ़ाने पर जोर दे रहा है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। यानी अब ताइवान में हर नागरिक के लिए 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा। यह आदेश 2024 से लागू होगा। अभी तक ताइवान में हर नागरिक को 4 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होती थी। राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा कि जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, उससे निपटने के लिए और ताइवान की रक्षा के लिए 4 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है, लिहाजा उसे बढ़ाकर 1 साल का करना जरूरी हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक ताइवान में हर साल 1 लाख युवा 18 साल के होते हैं। ताइवान में 18 साल के होने पर हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। ऐसे में चीन से मुकाबला करने के लिए ताइवान में 1 लाख नए फाइटर्स तैयार होंगे। ताइवान में पहले 3 साल के लिए युवाओं को अनिवार्य रूप से सेना में सेवाएं देनी होती थी,
इसके बाद 1990 के दशक में इसे घटाकर 1 साल कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 4 महीने कर दिया गया था और अब चीन का जवाब देने के लिए फिर से इसे 1 साल कर दिया गया। तो बहुत सारे मुल्कों में इस तरह की एक सुविधा है कि वो जितने भी उनके नागरिक हैं, खासतौर से छोटे मुल्कों में, इजराइल हुए, अमेरिका, काफी कंट्रीज में इस तरह की बातें होती है कि हर एक के लिए मिलिट्री सर्विस कंपलसरी होती है। तो जब भी जो ताइवान ने उसको देखते हुए कि ताकि उनके सारे लोग एक मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के तहत हमेशा तैयार रहें, उन्होंने उसको 1 लाख लगभग लोगों को दोबारा से 1 जनवरी 2024 से उनको तैयार करना, जो लोग 2005 के बाद पैदा हुए हैं। तो ये अपने लिए एक जरूरी है कि जो ग्राउंड रूट लेवल पे आपको एक मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की आवश्यकता है और वो चलती रहेगी। तो ये एक बड़ी उनके लिए एक जरूरत है और मैं समझता हूं कि वो उसको करते रहेंगे। हालांकि चीन ने इस बार इसके बारे में काफी भर्त्सना की है, लेकिन उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। बता दें कि ताइवान और चीन 1949 तक एक थे। कम्युनिस्टों की सरकार आने के बाद कुओमिंटांग की पार्टी के लोग भागकर ताइवान आ गए। इसके बाद से ताइवान और चीन अलग अलग हैं। चीन लगातार सीमा पर भड़काऊ कदम उठाता रहा है। चीन ने रविवार को ताइवान की समुद्री सीमा पर 47 एयरक्राफ्ट भेजे थे। ये हाल के दिनों की सबसे बड़ी घुसपैठ थी। ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि ताइवान में पहले 8 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 44 हफ्तों की ग्राउंड ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को ड्रोन जैसे आधुनिक हथियार चलाना सिखाया जाएगा। साथ ही युद्ध के दौरान जान बचाने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इतना ही नहीं, मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाली सैलरी को भी $195 से बढ़ाकर $650 करने का फैसला किया गया है। अमेरिका ने ताइवान के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि अमेरिका ताइवान के साथ डटकर खड़ा है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने सैन्य स्ट्रक्चर में बदलाव का भी ऐलान किया। अब ताइवान में सेना को 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा। ये कॉम्बैट फोर्स, गैरिसन फोर्स, सिविल डिफेंस सिस्टम और रिजर्विस्ट फोर्स होंगी। मुख्य कॉम्बैट फोर्स में पेशेवर सैनिक शामिल होंगे और सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि गैरिसन फोर्स सैन्य टुकड़ियों से बना होगा और ताइवान के भीतर प्रमुख बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में तैनात रहेगा। छोटा देश होने के बावजूद ताइवान चीन की दादागिरी के आगे झुकता नहीं दिख रहा है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने बार बार कहा है कि ताइवान शांति चाहता है, लेकिन चीन उन्हें युद्ध के लिए उकसा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिकी कांग्रेस के पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन टलमलाया हुआ है और ताइवान को सबक सिखाने के लिए उसके हवाई क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान भेजकर दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है। चीन ने अपने 71 फाइटर जेट्स को ताइवान की सीमा में दाखिल करके मिलिट्री एक्सरसाइज की है और कहा है कि ये अमेरिकी उकसावे का चीनी जवाब है। लेकिन चीन ने कभी ये नहीं बताया कि अमेरिका से उसे कैसे और कब उकसाया और आखिरकार अमेरिका के उकसावे का जवाब ताइवान की रक्षा क्षेत्र में ही क्यों दिया जा रहा है। चीन ने ताइवान में घुसकर किया युद्धाभ्यास। एयर डिफेंस जोन का उल्लंघन कर भेजे 71 एयरक्राफ्ट। लड़ाकू विमानों से समुद्री और हवाई ड्रिल्स। चीन ने कहा, यह अमेरिका के भड़कावे पर जवाब। चीन ताइवान की सीमा में घुसकर उसे लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने ताइवान को चिढ़ाने के लिए 71 लड़ाकू विमानों और 7 समुद्री युद्धपोतों से समुद्री और हवाई ड्रिल्स को अंजाम दिया। इनमें 60 से ज्यादा फाइटर जेट्स शामिल थे, जो ताइवान की सीमा में घुसकर उसका सीना चीर रहे थे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इसे चीन की तरफ से की गई अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ बताया। देखिए, चीन जो है वो अपने सारे नेबर्स के साथ में इस तरह की एग्रेशन की पॉलिसी रखता है
और डराने का, धमकाने का इस तरह वो करता रहता है। तो जैसे अभी आपने जो 71 प्लेन ने या वहां पर जाकर सॉर्टीज करी या उसके जो डिवाइडिंग लाइन है उसको क्रॉस किया है या ताइवान आइलैंड के ऊपर से गए, तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे हमारी भारत की सीमाओं के ऊपर में हो, चाहे मैरीटाइम डोमेन में ताइवान या ईस्ट चाइना सी या साउथ चाइना सी में हो। तो ये चीन की जो जिस तरह की एग्रेसिव पॉलिसीज हैं, ये दुनिया को सिर्फ एक मैसेज देने के लिए है कि चाहे हमारे मुल्क में अंदर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हम तैयार हैं। वहीं चीन की सेना ने कहा कि यह हवाई और समुद्री ड्रिल्स अमेरिका के भड़कावे की कोशिशों का जवाब है। हालांकि चीनी सेना ने ये नहीं बताया कि अमेरिका ने उन्हें भड़काने के लिए क्या किया। वहीं चीनी न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि इस घुसपैठ के पीछे अमेरिका का रक्षा बजट है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में 71 लाख करोड़ रुपए के रक्षा बजट को मंजूरी दी है, जिसमें से लगभग 83,000 करोड़ रुपए ताइवान को मिलने वाले हैं और इस बात से शी जिनपिंग काफी नाराज है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट में कहा, चीन ने जो विमान भेजे हैं उनमें 6 Su-30 लड़ाकू विमान, परमाणु हमला करने में माहिर H-6 बॉम्बर और ड्रोन शामिल थे। चीन ने ताइवान के एयर स्पेस में अपने फाइटर जेट से 47 बार घुसपैठ की। चीन पूरे इलाके की शांति को खतरे में डाल रहा है और उनके लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज यह है कि ताइवान के ऊपर हमेशा उसकी निगाहें बनी रहती हैं, क्योंकि ताइवान को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जापान से भी एक डेलीगेशन आया था पहले, जैसा आप जानते हैं कि पुरानी जो अमेरिका की कांग्रेस की अध्यक्षा थी वो आई थी। तो इस तरह से जब जब कभी हाई लेवल डेलीगेशंस आते हैं वहां पे वेस्टर्न कंट्रीज की, तो चाइना उसको अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ एक इंकर्शन मानता है और तब वो उसी तरह की हरकतें करता है। तो ये चीज के लिए ही ताइवान को भी हमेशा तैयार रहना है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उनकी इस तरह की हरकतों के लिए कोई वायबल अल्टरनेटिव नहीं होगा, तब तक हम ये चीज देखते रहेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान लगातार चीन की तरफ से होने वाली घुसपैठ से चिंतित है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन अब ताइवान में घुसपैठ के लिए बहाने ढूंढ रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच का जो समुद्री इलाका है, वहां चीन ने ताइवान की नियंत्रण रेखा के आसपास अपनी गतिविधियां काफी बढ़ा दी हैं और इस घटना ने अमेरिका को भी चिंता में डाल दिया है। बड़ी बात यह है कि चीन की तटीय रेखा से ताइवान की तटीय रेखा के बीच सिर्फ 185 किलोमीटर की दूरी है। चीन लगातार इस इलाके में अपने युद्धपोत भेजकर ताइवान को चुनौती दे रहा है और अमेरिका को डर है कि वो इस इलाके में अपनी गतिविधियां बढ़ाकर ताइवान पर कब्जा न कर ले। यही वजह है कि अमेरिका ने ताइवान को मदद का भरोसा दिया है। हालांकि चीन की तुलना में ताइवान एक बहुत छोटा देश है। ताइवान की कुल आबादी सिर्फ 2 करोड़ 30 लाख है, जबकि चीन की आबादी ताइवान के मुकाबले 62 गुना ज्यादा है और चीन में 142 करोड़ लोग रहते हैं। चीन के पास 20 लाख सक्रिय सैनिकों की फौज है, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 1,70,000 सक्रिय सैनिक हैं। अमेरिका और रूस के बाद चीन के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना है, जबकि ताइवान की सेना इस मामले में दुनिया में 21वें स्थान पर आती है। यही वजह है कि ताइवान की सरकार ने अब एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसपैठ की नाकाम कोशिश के बाद अब चीन ने ताइवान में अपने लड़ाकू विमानों को भेजा। 26 दिसंबर को ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की। मंत्रालय ने बताया कि चीन ने 18 H-6 बॉम्बर ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भेजे, जो परमाणु हमला करने में माहिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान की बढ़ती सैन्य ताकत से बौखलाया चीन अब नए नए पैतरे आजमा रहा है। भारतीय सेना ने चीनी सेना को पहले गलवान में पटकनी दी, इसके बाद हाल ही में तवांग में उसके घमंड को फिर तोड़ दिया, जिससे चीन की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई। अब चीन भारत से सीधा टकराव न करके नेपाल के रास्ते घेरने की कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में नेपाल में प्रचंड सरकार बनने के बाद चीन अब हिमालय में ट्रेन दौड़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत भी चीन की हर हरकत पर कड़ी नजर बनाए हुए है और कड़ा जवाब देने के लिए तैयार भी है। लेकिन चीन की नेपाल में विस्तारवादी साजिश पर बनी ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए।
नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार बनने के बाद ड्रैगन पूरी तरह से एक्शन में आ गया। चीन भारत को जवाब देने के लिए न केवल हिमालय में ट्रेन दौड़ाने की तैयारी कर रहा है, बल्कि 3 साल के बाद नेपाल से लगी सीमा को व्यापार के लिए भी खोल दिया। चीन के विशेषज्ञों का एक दल मंगलवार को काठमांडू पहुंचा, जो हिमालय में दोनों देशों के बीच ट्रेन चलाने की संभावना का अध्ययन कर रहा है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने इस चीनी रेल प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि श्रीलंका की तरह नेपाल भी चीन के कर्ज जाल में फंस सकता है। चीनी दूतावास के मुताबिक नेपाल और चीन के बीच ये रेल मार्ग 170 किलोमीटर लंबा हो सकता है, जो तिब्बत के केरुंग कस्बे को नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़े जाने की योजना है। इस रेल प्रोजेक्ट के जरिए नेपाल को चारों तरफ से जोड़ा जाएगा। फिलहाल अभी तक केवल भारत का नेपाल के साथ व्यापार पर दबदबा है। जहां तक नेपाल में नई सरकार की आने की बात है या वहां पर रेलवे और एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेशनलाइज करने की बात है, तो जैसा हम सब जानते हैं कि जो केपी शर्मा ओली और प्रचंडा की जो सरकार नई है, उनका कुछ ना कुछ तो चाइना के साथ कम्युनिस्ट होने की वजह से भी और वैसे झुकाव काफी है, रिश्ते भी उनके काफी प्रगाढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के साथ उनके रिश्तों में किसी तरह की कोई कमी आएगी। ये बात है कि हर एक नेबरिंग कंट्री जो है वो जब दो उसके पास बड़ी ताकतें हैं जिनसे वो कुछ फायदा उठा सकता है, उनके साथ में मिलकर के कुछ आगे बढ़ा सकता है, तो उसकी कोशिश करता है, जिससे उसे एक तरह की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का भी आभास होता है। भारत के रास्ते ही नेपाल व्यापार करता है। यही नहीं, चीन ने करीब 3 साल के बाद नेपाल के रासु वागादही सीमा क्रॉसिंग को खोल दिया। रासु वागादही नेपाल और चीन के बीच सबसे पुरानी व्यापार सीमा क्रॉसिंग है। इसके जरिए नेपाल चीन से कपड़े, सेब, जूते, बैग, मोटर, बैटरी जैसे सामानों का आयात करता है। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब नेपाल में चीन के इशारे पर नाचने वाले केपी शर्मा ओली के समर्थन से प्रचंड की सरकार बनी है। नेपाल में प्रचंड सरकार के बनने के बाद चीन ने ऐलान किया कि वो बेल्ट एंड रोड परियोजना को आगे बढ़ाएगा। ये रेल मार्ग भी चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नेपाल साल 2017 में सबसे पहले प्रचंड के प्रधानमंत्री रहने के दौरान ही BRI में शामिल हुआ था। तो ये चीन को एक मौका फिर से मिल गया। पहले भी हमने देखा है कि उनकी सरकार के टाइम पे एक्शन काफी सारी नई प्रोजेक्ट्स आए थे। तो ये एक देखने की बात है कि आगे किस तरह से बातें बढ़ेंगी। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट रेलवे वाला है, रोड्स वाला है, पोर्ट्स हैं या एयरपोर्ट्स की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इसमें कुछ ना कुछ हम देखेंगे कि और ज्यादा बढ़ाव अब आएगा और उसके लिए भारत को भी सचेत रहना होगा। वहीं अमेरिका से किनारा कर चुके सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत की टेंशन बढ़ा सकते हैं। सऊदी प्रिंस ने अमेरिका को कड़ा संदेश देने के लिए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का जोरदार स्वागत किया था। यही नहीं, सऊदी अरब और चीन के बीच अरबों डॉलर का समझौता भी हुआ था। अब पाकिस्तानी विशेषज्ञों का दावा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी CPEC में बड़ा निवेश कर सकता है। ये वही CPEC है जो POK से होकर गुजरता है और भारत इसका कड़ा विरोध करता है। हालांकि पाकिस्तान की कंगाली को देखते हुए सऊदी अरब ने इसका ऐलान नहीं किया है। वहीं सऊदी प्रिंस पिछले दिनों पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन उनका ये दौरा रद्द हो गया था। पाकिस्तानी विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी अरब के प्रिंस CPEC में निवेश करके चीन और पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। सऊदी प्रिंस चीन के साथ अपने रिश्ते को इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि रक्षा क्षेत्र में अपनी अमेरिका पर निर्भरता को कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका आज का दिन शुभ रहा होगा और कल की मंगल कामना के साथ आपको सावधान भी रहना है। और मैं सुमित चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं।